एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने गृह विज्ञान ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं गृह विज्ञान के पेपर नंबर 3 के बारे में, जिसका नाम है उपभोक्ता अर्थशास्त्र। उस पर हम अतलगुत्तरीय वाले सेक्शन को कवर करने वाले हैं और देखेंगे कि इनमें अतलगुत्तरीय से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उनका जवाब हमें किस प्रकार से देना होगा, क्योंकि करीब करीब इसमें से जो है 10 प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, किसी किसी यूनिवर्सिटी में अतिलघुत्तरीय पेपर अतिलघुत्तरीय वाला सेक्शन आता है और किसी किसी यूनिवर्सिटी में अतिलघुत्तरीय वाला सेक्शन नहीं आता है। तो आप अपने कॉलेज में एक बार जरूर पता कर लीजिएगा कि आप में पेपर किस प्रकार से होने वाला है। अनसॉल्व पेपर पिछले ईयर का देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्त कि मानवीय आवश्यकताओं से आप क्या समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि मानवीय आवश्यकताएं क्या हैं और उससे आप क्या समझती हैं, यहाँ पे आपको बताना है। तो इच्छा और आवश्यकता शब्द जो हमारी भाषा में एक ही अर्थ रखते हैं, मतलब कह रहा है कि जो इच्छा है और आवश्यकता जो है ये दोनों हमारी भाषा में एक ही अर्थ रखते हैं, किंतु उनका अर्थ अर्थशास्त्र की भाषा में एक दूसरे से भिन्न है। लेकिन अगर उन्हीं का अर्थ हम अर्थशास्त्र की भाषा में देखने का प्रयास करें तो ये एक दूसरे से थोड़ा बहुत हमें अलग देखने को मिलता है। यह बात दूसरी है कि आवश्यकता का जन्म इच्छाओं में से ही होता है। मतलब कह रहे हैं कि ये बात अलग की है कि जो आवश्यकता का जन्म होता है ये हमारी इच्छाओं से ही होता है। अगर आपकी किसी चीज़ की कोई चीज़ खाने की इच्छा आपके अंदर बन रही है तो वो आपकी आवश्यकता भी बन जाती है। इच्छाएं हमारी भावनाएं होती हैं, जो इच्छा है वो हमारी क्या होते हैं, इमोशंस होते हैं, जिन भावनाओं की हम पूर्ति करना चाहते हैं। ठीक है, और जिन जिन इमोशन की हम क्या करते हैं, पूर्ति करना चाहते हैं। समिति साधन होने के कारण हम एक साथ अपनी सब इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। मतलब कह रहे हैं कि जो सीमित साधन, हमारे पास उतने साधन नहीं हैं उपलब्ध ना होने के कारण, हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं, उनको एक साथ पूरा नहीं कर सकते हैं। जो इच्छा सबसे तीव्र होती है उसकी पूर्ति पहले करते हैं। मतलब कह रहे हैं, अगर मान लीजिए आपको भूख लगी है तेज से, ठीक है, और आपको गाना गाने का मन कर रहा है, तो आपकी जो इच्छा सबसे तेज है तो पहले आप क्या करेंगे, अगर आपको खूब तेज से भूख लगी, आपके पेट में मरोड़ उठ रही है, तो आप पहले भोजन करेंगे फिर गाना गाएंगे। तो इस तरीके से आप अपनी पूरी करते हैं। ठीक है, अर्थात हमारी इच्छा ही हमारी आवश्यकता हो जाती है। मतलब कह रहे हैं जो हमारी इच्छा है यही हमारी क्या हो जाती है, आवश्यकता हो जाती है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि आवश्यक आवश्यकताएं या अनिवार्य आवश्यकताएं से क्या तात्पर्य है। मतलब जो आवश्यकताएं होती हैं, कुछ आवश्यक आवश्यकताएं होती हैं, कुछ अनिवार्य आवश्यकताएं होती हैं जिन्हें हमें पूरा ही करना होता है। उससे आपका क्या आशय है यहाँ पे आपको बताना है। तो इस श्रेणी में वह आवश्यकताएं आती हैं जो कि मनुष्य की मूल आवश्यकताएं होती हैं। मूल आवश्यकताएं मतलब जिनको आपको पूरा करना है किसी भी प्रकार से। जैसे आपको अगर जीवन जीना है तो अपने लिए आपको कपड़े की व्यवस्था करना पड़ेगा, घर की व्यवस्था करना पड़ेगा, खाने की व्यवस्था करना पड़ेगा। ये सारी क्या हो जाती हैं, मूल आवश्यकताएं हो जाती हैं। इन आवश्यकताओं के बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। खाने के बगैर आप जीवित रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। बिना घर के आप जीवित रह सकते हैं, लेकिन खाने और पीने के बिना, हवा के बगैर आप जीवित नहीं रह सकते हैं। अर्थशास्त्र के शब्दों में आवश्यक आवश्यकताएं वे आवश्यकताएं हैं जिन्हें पूरा करने के लिए व्यक्ति जो धन व्यय करता है उस धन की तुलना में आवश्यकता पूर्ति से मिलने वाली संतुष्टि अधिक होती है। मतलब कह रहे हैं, अगर अर्थशास्त्र के शब्दों में आप देखना चाहें तो जो आवश्यक आवश्यकताएं होती हैं ये वह आवश्यकताएं होती हैं जिन्हें पूरा करने के लिए व्यक्ति जो धन व्यय करता है, मतलब जितना पैसा आप खर्च कर देते हैं उनको पूरा करने के लिए। जैसे खाने की व्यवस्था करने के लिए आप बहुत पैसा खर्च कर देते हैं, उन पैसों की उस जगह पे कोई मूल्य नहीं होती जितना उस खाने का वहाँ पे मूल्य होता है। ठीक है, अनिवार्य आवश्यकताओं के पूर्ण ना होने पर जीवन मुश्किल हो जाता है। मतलब कह रहे हैं जो आवश्यक आवश्यकताएं हैं, खाना, रहना, पीना, ये सारी चीज़ें जो हैं, नित्य क्रिया वगैरह जो होती हैं, इनका अगर आप इनको पूरा नहीं करते हैं तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा, आप जी नहीं पाएंगे। ठीक है, बात करते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि विलासितापूर्ण आवश्यकताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विलासितापूर्ण आवश्यकताएं जो होती हैं उनसे आपका क्या आशय है, आपका क्या तात्पर्य है, यहाँ पे बताना है। वह आवश्यकताएं हैं
ये वह आवश्यकताएं हैं जिनके पूरा ना होने से किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। मतलब कह रहे हैं कि अगर कुछ आवश्यकताएं ऐसी भी होती हैं, जैसे मान लीजिए आपको मुंबई जाने का मन कर रहा है, बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, और ये आपकी आपकी मतलब इच्छा थी और ये एक आपके लिए आवश्यकता बन चुकी है। अगर आप किसी तरीके से मुंबई नहीं भी पहुंच पा रहे हैं तो आपको कोई खास दुख नहीं होने वाला है, और यदि इनकी पूर्ति हो जाती है तो क्षणिक आनंद प्राप्त होता है। और मान लीजिए आप किसी काम से या आपके कोई रिश्तेदार मुंबई में रहते थे, वहाँ पे आप एक दिन दो दिन के लिए फंक्शन में चले गए, तो उससे आपका एक दो दिन की खुशी रहेगी, उसके बाद वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तथा इन आवश्यकताओं की पूर्ति कार्य क्षमता के में कमी ला देती है। मतलब कह रहे हैं जो ये आवश्यकताएं होती हैं, इनकी पूर्ति, जो हमारी कार्य क्षमता होती, काम करने की क्षमता होती है, इसमें कमी ला देती है। अर्थशास्त्र के अनुसार ये वह आवश्यकताएं हैं जिन्हें पूरा करने से मिलने वाली संतुष्टि व्यय किए गए धन की अपेक्षा कम होती है। मतलब कह रहे हैं कि ये अर्थशास्त्र के अगर शब्द में देखें तो हमें ये कहने का मतलब यहाँ पे प्राप्त हो रहा है कि इनको पूरा करने के लिए जो आप पैसा व्यय करते हैं, जो खर्च करते हैं, उसकी अपेक्षा जो है आपको जो संतुष्टि मिलती है वो कम होती है, आपका पैसा वहाँ पे ज़्यादा मूल्यवान हो जाता है। ठीक है, बात करें कार, टीवी, टेलीविज़न, फ्रिज आदि विलासितापूर्ण आवश्यकताएं हैं, क्योंकि उन पर होने वाले व्यय की अपेक्षा संतुष्टि कम मिलेगी। मतलब कह रहे हैं कि जो आपकी कार है, टीवी है, फ्रिज है, ये सारी क्या है, विलासितापूर्ण आवश्यकताएं हैं, क्योंकि जब इन पे आप पैसा खर्च कर देते हैं तो जितना आप पैसा खर्च करते हैं उससे कम आपको क्या संतुष्टि मिलती है। आप टीवी ले आए तो अब आपसे वहाँ से कोई अर्न नहीं होने वाला है, ना उससे आपका कोई काम रुका हुआ था। ठीक है, तो उससे आपको कोई वो नहीं, आपने पैसा खर्च कर दिया, वो बात अलग की है। ठीक है, देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रतिस्थापन शब्द से क्या आशय है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि प्रतिस्थापन शब्द से आपका क्या आशय है। तो प्रतिस्थापन शब्द का अर्थ है एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु की स्थापना करना। मतलब कोई वस्तु, मान लीजिए आपके बगल में कोई पंखा रखा हुआ था, आपने वहां से उस चीज़ को हटा दिया और वहां पे लाके अपनी बुक वगैरह को रख दिया, तो ये क्या हो गया, प्रतिस्थापन हो गया। यहाँ प्रतिस्थापन का अर्थ है एक आवश्यकता के स्थान पर दूसरी आवश्यकता। मतलब कह रहे हैं कि एक आवश्यकता आपकी थी, उसके स्थान पे आपकी दूसरी आवश्यकता आ गई, वही क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन कहलाता है। यह एक ऐसा नियम है जिसका पालन हर एक व्यक्ति जाने या अनजाने में अवश्य करता है। मतलब कह रहे हैं कि ये एक ऐसा नियम है जिसका पालन दुनिया का हर व्यक्ति, कोई भी हो, वो जरूर करता है, वो जान के करता हो या अनजाने में करता हो, लेकिन करता जरूर है, क्योंकि हमारे पास साधन सीमित हैं। हमारे पास क्या है, साधन सीमित हैं, कम हैं, उतने ही हैं जितने में काम चल जाए, इतने नहीं हैं कि आप उनका बेहिसाब इस्तेमाल कर सको। ठीक है, और आवश्यकताएं असीमित हैं, और जो हमारी आवश्यकताएं हैं, इच्छाएं हैं, वो क्या है, असीमित हैं, इनकी कोई सीमा नहीं है। अपने सीमित साधनों के द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं को उस सीमा तक पूरी करते हैं जिससे अधिकतम संतुष्टि बिंदु या सीमांत उपयोगी बिंदु प्राप्त कर लें। मतलब कह रहे हैं कि जो ये आपकी आवश्यकताएं हैं, इनको प्राप्त करने के लिए हम सीमित साधनों के प्रयोग के द्वारा जो हमारी आवश्यकताएं हैं, वो आवश्यकताएं हैं जो अधिकतम संतुष्टि देती हैं, उन्हीं को क्या करते हैं, पूरा कर लेते हैं। ठीक है, बात करें पांचवा नंबर प्रश्न कह रहा है कि उपभोक्ता अर्थशास्त्र से क्या अभिप्राय है आपका। पूछ रहा है उपभोक्ता अर्थशास्त्र से आपका क्या अभिप्राय है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एकदम रट लीजिएगा। ये क्वेश्चन आना आपके पेपर में तय है, चाहे लघु उत्तरीय, चाहे अति लघु उत्तरीय और चाहे दीर्घ उत्तरीय में आएगा जरूर। ठीक है, बात करते हैं क्या कह रहा है, उपभोक्ता अर्थशास्त्र से क्या अभिप्राय है। तो कोई भी व्यक्ति जो मूल्य देकर किसी वस्तु या सेवा को प्राप्त कर उसका भोग करता है, वह उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। मतलब कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो कुछ पैसे दे करके या मूल्य दे करके, मूल्य का मतलब पैसा ही नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आपके यहाँ किराना की दुकान है, ये जो स्टोर वाली दुकान होती है, तो आप यहाँ से कोई सामान उठा के किसी दूसरे को दिए और उसके पास पैसे ना होने के कारण वो क्या लेकर के आया, उसके यहाँ भैंस लगती थी तो वो आपके लिए दूध लेकर के आया, 1 लीटर दे गया। तो अभी क्या हुआ, वो भी क्या हुआ, मूल्य हुआ। ठीक है, वहाँ पे पैसा मूल्य नहीं, वहाँ पे दूध मूल्य है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कोई आदमी है वो मूल्य देकर वस्तु या सेवा को प्राप्त कर उसका उपभोग करता है। ठीक है, उसका उपभोग मतलब अपने ऊपर उसको ट्राई करता है, उसको जो भी कुछ लेकर आया है वो अपने ऊपर प्रयोग करता है, वही क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है, और उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार
सरल शब्दों में उपभोक्ता वह है जो वस्तु का उपभोग करता है। मतलब कह रहे हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार अगर देखें तो हम सरल शब्दों में उपभोक्ता उसको कहते हैं जो क्या करता है, उपभोग करता है। उपभोग का मतलब हुआ कि अगर आपके पास जो है मान लीजिए सेंट रखा हुआ है, परफ्यूम रखा हुआ है, परफ्यूम आप अपने बॉडी पे लगा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, उसका उपभोग कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास कुछ खाने का सामान रखा है, आप उसको खा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। तो अब आप ही क्या हुए, उपभोक्ता हुए। कोई मनुष्य उपभोग क्यों करता है? ठीक है, कोई मनुष्य उपभोग तो क्यों करता है? मनुष्य की अनेक आवश्यकताएं होती हैं जिन्हें पूरा करने हेतु वह अनेक वस्तुएं क्रय पर उनका उपभोग करता है। मतलब कह रहे हैं कि मनुष्य जो होती हैं इसके पास अनेक आवश्यकताएं होती हैं, इतनी आवश्यकताएं होती हैं जिनको पूरा करना शायद मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो, जिन्हें पूरा करने हेतु वो क्या करता है, अनेक वस्तुएं क्रय कर उसका उपभोग करता है। ठीक है, तो आपकी जो आवश्यकताएं हैं उनको क्या करता है, उनके लिए कई वस्तुएं ऐसी जिनको खरीद कर वो क्या करता है, उसका उपभोग करता है, इसीलिए उपभोक्ता कहलाता है। इसीलिए वह व्यक्ति क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता वस्तु के उपभोग हेतु चुकाता है। मतलब कह रहे हैं कि उपभोक्ता जो होता है वो वस्तु के उपभोग हेतु क्या करता है, मूल्य चुकाता है। अगर किसी वस्तु का आप उपभोग कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मूल्य चुकाना पड़ेगा। वह मूल्य नगद या उधार भी हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं कि आप पैसे लेकर के जाएं, आप उसको उधार भी कर सकते हैं। ठीक है, तब भी आप उपभोक्ता की ही श्रेणी में आएंगे। छठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि फैशन तथा रीति रिवाज उपभोक्ता को किस तरह प्रभावित करता है। ठीक है, जो आपका ये फैशन है, कपड़ा पहनने का तरीका, एक तरीके से समझ पा रहे हैं, आज लोग फटी जीन्स से पहन के घूम रहे हैं, ये फैशन है। रीति रिवाज जो होता है उपभोक्ता के ऊपर किस प्रकार का क्या करता है, प्रभाव डालता है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, या किसने कहा, अरस्तू ने कहा, ये आप लोग जानते भी हैं। वह समाज में रहकर चाह कर भी ना फैशन छोड़ सकता है ना रीति रिवाज छोड़ सकता है। मतलब कह रहे हैं कि मनुष्य तो एक सामाजिक प्राणी है, अगर वो समाज में रह रहा है तो वो कितना भी चाहे तो फैशन को छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि जो चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही है उसको वो करना ही पड़ेगा। मान लीजिए आपको जीन्स पहननी ही पड़ेगी, अब भले आप फटी जीन्स ना पहने, ठीक ठाक जीन्स पहने, लेकिन पहन तो जीन्स ही रहे हैं ना। रीति रिवाज को आप अपने नहीं छोड़ सकते। मान लीजिए पूरे गांव में दीपावली मनाई जा रही है तो आप दीपावली ना मनाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, बुद्धिमान उपभोक्ता फैशन या रीति रिवाज अपनाने में भी संतुलन कायम रखता है। मतलब कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान उपभोक्ता होता है वो क्या करता है, फैशन और रीति रिवाज अपनाने में भी क्या करता है, संतुलन कायम रखता है। फैशन के चक्कर में वो अपना घर द्वार दांव पे नहीं लगाता है, जो पैसे रखे होता है उनका संतुलन बनाए रखता है। इतना पैसा नहीं खर्च कर देता कि वो बेचारा उसका घाटे में चला जाए। किंतु बदलते फैशन तथा रीति रिवाज से समझौता अवश्य करता है। मतलब कह रहे हैं कि जो बदलते फैशन देखने को मिल रहे हैं, रीति रिवाज देखने को मिल रहे हैं, इससे वो समझौता जरूर करता है। फटी वाली जीन्स नहीं पहनेगा लेकिन जीन्स पहनेगा। ठीक है, समझौता कर रहा है बेचारा, फटी वाली नहीं पहन रहा है। बाल एकदम किनारे किनारे नहीं कटवाएगा लेकिन बाल कटवाएगा ना, मजबूरी है। तो ये क्या कह रहा है कि समझौता करता है लेकिन फैशन को और रीति रिवाज को छोड़ नहीं पाता है। सामाजिक प्राणी है, अतः क्या कह रहा है कि सामाजिक प्राणी है, अतः सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने हेतु प्रचलित रीति रिवाज मानता है। मतलब कह रहे हैं कि जो आदमी है वो मनुष्य सामाजिक प्राणी है और समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए क्या करता है, रीति रिवाज जो होते हैं और जो फैशन होते हैं उनको क्या करता है, बनाए रखता है, जिससे उसका जो उसकी जो प्रतिष्ठा है वो समाज में बनी रहे। उसी प्रकार आधुनिक युग 21वीं सदी में वह शताब्दी पहले या अर्ध शताब्दी पहले वाले फैशन के साथ नहीं रह सकता। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि 21वीं सदी में मनुष्य पिछली वाली की कोई भी चीज़ें नहीं अपना सकता है। बदलते समय के साथ कुछ प्रतिशत आधुनिक फैशन भी अपनाता है। ठीक है, तो बदलते समय के अनुसार, जैसे आप पहले मान लीजिए आपके समय में बैलगाड़ी चलती रही होगी, तो आप अब बैलगाड़ी में नहीं चलेंगे, आपको चलना है तो आप कार वगैरह जरूर खरीदेंगे। तो ये हुआ बदलाव। ठीक है, देखते हैं आगे 7वां नंबर प्रश्न। 7वां नंबर कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि विज्ञापनों का उपभोक्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब जो आप प्रचार वगैरह देखने को मिलते हैं टीवी वगैरह पे, ऐड जो आते हैं, उनका जो उपभोक्ता होता है, जो खरीदने वाला होता है, खरीदार होता है, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है यहाँ पे बताना है। तो विज्ञापनों का उपभोक्ता पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। कैसा पड़ता है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। उपभोक्ता जितना परिपक्व होगा विज्ञापन उतना ही अधिक प्रभावित करेंगे। मतलब कह रहे हैं कि जो उपभोक्ता होता है, जो खरीदने वाला होता है, वो जितना ही अपरिपक्व होगा, मतलब
अनमेच्योर होगा, जितने उसके पास मेच्योरिटी कम होगी, उतना ही क्या होगा कि विज्ञापन का उसके ऊपर अधिक प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए आप उतने समझदार नहीं हैं, आपने देखा फटी जीन्स पहने भाई साहब लाजवाब लग रहा है, तो आप क्या करोगे, फटी जीन्स खरीद लाओगे। आपके ऊपर वो जो ऐड था वो क्या कर दिया, आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव दिखा रहा है और आप उन चीज़ों को कर भी रहे हैं। अगर आप वहीं पे समझदार होते तो आप जीन्स खरीदते, लेकिन फटी जीन्स कभी ना खरीदते। ठीक है, आज तो हमारा बाजार विपणन, ठीक है, विपणन व्यवस्था विज्ञापनों पर ही आधारित है। मतलब कह रहे हैं कि जो हमारा बाजार है, जो बेचने की व्यवस्था है, ये सारी चीज़ें हमारी ऐड पर ही और विज्ञापन पर ही आधारित हैं। विज्ञापन भ्रामक है, यह जानते हुए भी विज्ञापन की सत्यता जानते हुए उपभोक्ता विज्ञापन सामग्री का प्रयोग एक बार अवश्य करता है। मतलब कह रहे हैं कि विज्ञान एक भ्रम है, जो विज्ञापन हमें प्रचार दिखाया जा रहा है, ये केवल हमको मूर्ख बनाया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। यह जानते हुए भी आप उन चीज़ों का एक बार प्रयोग जरूर करते हैं। उस कम उम्र के बाल उपभोक्ता तथा युवा उपभोक्ता इन विज्ञापनों से अधिक प्रभावित होते हैं। मतलब कह रहे हैं जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, युवा होते हैं, वो क्या करते हैं, इन जो उपभोक्ता होते हैं वो विज्ञापनों जो ऐड होते हैं उनका प्रभाव उनके ऊपर अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं। लिखा है बाजार को परिभाषित कीजिए। ठीक है, बाजार की आपको परिभाषा देना है। तो डॉक्टर क्रेनो के अनुसार अगर देखें तो उन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्री बाजार शब्द का अर्थ किसी स्थान विशेष से नहीं लेते जहां वस्तु खरीदी या बेची जाती है, बल्कि उनका अर्थ उस समस्त क्षेत्र से लेते हैं जिनमें क्रेताओं तथा विक्रेताओं के बीच किसी प्रकार का स्वतंत्र संबंध होता है। ठीक है, बीच क्या होता है, इस प्रकार का स्वतंत्र संबंध होता है कि एक वस्तु की कीमत की प्रकृति सुगमता एवं शीघ्रता के समान होने में की पाई जाती है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो फटाफट शेयर करते रहो। ठीक है, जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट एक बार जरूर शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। आप लोग भूल जाते हो लास्ट तक पहुँचते पहुँचते और वीडियो को ऐसे काट देते हो। तो अगर भाई वीडियो देख रहे हो, थोड़ा बहुत लाभ हो रहा है आपको, तो एक बार लाइक करना बनता है तो कर दो। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आपके डॉक्टर क्रेनो महोदय हैं, उन्होंने क्या कहा है कि अर्थशास्त्री बाजार शब्द का अर्थ किसी स्थान विशेष से नहीं लेते हैं। मतलब कोई ऐसी स्थान है जिसका नाम बाजार है, मान लीजिए कहीं पे किसी स्थान का नाम मोहन मार्केट है या कोई मार्केट है, तो उसका वहाँ पे उसको बाजार का वहाँ पे वो परिभाषित नहीं करते हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि वे सभी समस्त क्षेत्र, मतलब वो सभी क्षेत्र आ जाते हैं जिनमें क्रेता और विक्रेता के बीच, जो खरीदने वाला है और जो बेचने वाला है, उनके बीच इस प्रकार स्वतंत्र संबंध होता है। मतलब इस प्रकार से स्वतंत्र संबंध पाया जाता है कि एक वस्तु की कीमत की प्रकृति सुगमता, मतलब कह रहे हैं कि जो वस्तु की कीमत है उस कीमत पे जो क्रेता है, मतलब खरीदने वाला है, वो विक्रेता से बता सके और जो विक्रेता है वो क्रेता से बता सके, दोनों मोल भाव कर सके, वही क्या कहलाता है, मार्केट कहलाता है। ये डॉक्टर क्रेनो महोदय का मानना है। ठीक है, बात करें डॉक्टर क्रेउन क्रॉस के अनुसार देखें तो उन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र में बाजार का अर्थ क्रेताओं तथा विक्रेताओं के बीच किसी साधन या उत्पादन वस्तु के बीच लेन देन का जाल सूत्र है। जो आपके डॉक्टर क्रेउन क्रॉस महोदय हैं, उन्होंने ये बताया है कि अर्थशास्त्र में बाजार का अर्थ क्रेता विक्रेता, क्रेता का मतलब होता है जो खरीदता है और विक्रेता का मतलब होता है जो बेचता है, दोनों के बीच में किसी साधन या उत्पादन, कोई साधन है या उत्पादन जिसे हम वस्तु कहते हैं, के बीच लेन देन का जो जाल सूत्र है उसी को हम क्या कहते हैं, बाजार कहते हैं। ठीक है, देखते हैं आज का 9वां नंबर प्रश्न। 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि उपभोक्ता बचत से आप क्या समझते हैं। तो मार्शल महोदय के अनुसार देखें तो किसी वस्तु को बिना प्राप्त किए हुए रहने की अपेक्षा वह मूल्य जो एक व्यक्ति उस वक्त के लिए देने के लिए तैयार रहता है और जो मूल्य वह वास्तव में देता है, उन दोनों का अंतर ही उपभोक्ता की बचत कहलाता है। जो आपके मार्शल महोदय हैं, उन्होंने कहा है कि अगर किसी वस्तु को बिना प्राप्त किए हुए, अगर आपने प्राप्त किए पहले, अगर कोई चीज़ नहीं खरीदी उससे पहले
प्राप्त किए हुए रहने की अपेक्षा वह मूल्य, मतलब अगर आपने जो पहले से ही देखा किसी वस्तु को, उसको खरीदा नहीं, पहले आपने उसके मूल्य को देखा, ठीक है, और उसके बाद जब आप किसी वस्तु को खरीद रहे हैं उस समय जो आप मूल्य चुका रहे हैं, इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है, मान लीजिए कोई वस्तु देखा आपने, वो लिखा था 120 रुपया, आपने दुकानदार से मोल भाव किया अच्छे खासा, अब पता चला वो वस्तु आपको 80 रुपये में लेने को मिल रही है, तो जो आपने पहले मूल्य देखा था और जो आप खरीदते वक्त मूल्य चुका रहे हैं, इन दोनों के बीच का जो अंतर है 120 और 80 का अंतर जो है कितना, 40 का जो अंतर देखने को मिल रहा है, यही क्या कहलाता है, उपभोक्ता बचत कहलाता है, ठीक है। 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि मांग का नियम से आप क्या समझती हैं, मांग के नियम से आप क्या समझती हैं, यहाँ पे आपको बताना है। तो किसी वस्तु की मांग तथा उसके निर्धारक तत्वों के बीच फलनात्मक संबंध की व्याख्या मांग के नियम के नाम से जानी जाती है। किसी वस्तु की मांग उस वस्तु के मूल्य अन्य वस्तुओं के मूल्य जिससे मांग प्रभावित हो जा सकती है उपभोक्ता की आय एवं उपभोक्ता की रुचि पर निर्भर करती है। मतलब कह रहे हैं कि कोई वस्तु ऐसी है जो बाजार में मार्केट में आई है, वो और वस्तुओं की अपेक्षा उसके डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है, उपभोक्ता के मन को ज़्यादा प्रभावित कर रही है और उसके क्या कह रही है, उसके बजट में आ रही है, तो वो क्या करेगा, उन चीज़ों को खरीदने का प्रयास करेगा, वही क्या कहलाता है, मांग कहलाता है। इसीलिए वस्तु की मांग तथा उसके निर्धारक तत्वों के बीच फलनात्मक संबंध का अध्ययन मांग के नियम का उद्देश्य है, ठीक है। देखते हैं 11वां नंबर प्रश्न। 11वां नंबर प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि उपभोक्ता की संस्थिति से क्या आशय है, जो उपभोक्ता की संस्थिति है उससे आपका क्या आशय है। तो यदि उपभोक्ता एक विवेकपूर्ण उपभोक्ता है तो वह अपने सीमित साधनों को विभिन्न आवश्यकताओं तथा उपयोग पर इस प्रकार व्यय करने की कोशिश करेगा जिससे उसे मिलने वाली संतुष्टि अधिकतम हो या अधिकतम संतुष्टि की स्थिति ही उसकी संस्थिति की स्थिति होगी। मतलब यहाँ पे कहना ये है कि जो उपभोक्ता है अगर वो दिमाग से बुद्धि से काम ले रहा है, विवेकपूर्ण से काम ले रहा है, विवेकता से काम ले रहा है, तो वह अपनी सीमित साधन, जो उसके पास सीमित साधन है, उन्हीं का उपयोग करके वो क्या करता है, अपनी आवश्यकताएं, जो विभिन्न आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करता है, ठीक है, उनको पूरा करने की कोशिश करता है। उसे मिलने वाली जो उसको संतुष्टि है, अधिकतम संतुष्टि होती है, वही क्या कहलाती है, स्थिति कहलाती है, ठीक है। 12वां नंबर प्रश्न कह रहा है, 12वां नंबर प्रश्न में प्यारे दोस्त क्या कह रहा है आपसे, एक मिनट, कह रहा है कि अनधिमान वक्र किसे कहते हैं, आपको यहाँ पे बताना है। तो दो या दो से अधिक वस्तुओं के ऐसे संयोग या युग्मों को प्रदर्शित करने वाला वक्र जिसे उपभोक्ता का समान संतुष्टि प्राप्त हो अनधिमान वक्र या तटस्थता वक्र कहलाता है। मतलब कह रहे हैं कि दो या दो से अधिक ऐसी वस्तुओं के ऐसे संयोग या युग्म, ऐसा संयोग या जोड़ा जिसे कहते हैं, को प्रतिपादित करने वाला वक्र जिसे उपभोक्ता का समान संतुष्टि, ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि जिससे क्या हो, उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त हो, जितना पहले वाले में उतना दूसरे में समान संतुष्टि प्राप्त हो, वो कह रहा है कि अनधिमान वक्र या तटस्थ वक्र कहलाता है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।